Good evening, all. Welcome to Learners Academy. Evening. So, after the previous chapter has been over, we have come out of the geometry section of our course. Now entering into probability section. तो उसको हम कहते हैं statistics and probability are part and parcel of the same stream we can say. तो probability में एक statistics वाली exercise भी थी last year, but मुझे लगता है साल आपके कट गई है. आपके है? बुक में नहीं है इसके. तो बुक में तो बहुत सारी चीजें नहीं है, बट है ना उसके. मतलब इसकी तो पुरानी बुक फॉलो हो रही है ना. पुरानी बुक में होगी. 5 एक्सरसाइज हैं शायद प्रोबेबिलिटी में. वो टॉप बेस थ्योरम है ना. ये तो ये नई बुक है बेटा. रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. आपके भी है बेटा. आपके भी नहीं ओमिटेड. ये रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. ये एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ तो ये है. ये कोर्स में ये स्टैटिस्टिक्स से रिलेट होती है थोड़ी बहुत ये वाली एक्सरसाइज. ओके. सो ऐसे मत सोचना कि इस साल स्टैटिस्टिक्स नहीं है. हर बार लास्ट के 2 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी होते हैं. राइट फ्रॉम नाइन्थ में भी थे, 10th में भी थे, 11th में भी आखिरी के 2 चैप्टर्स प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स थे, और 12th में भी हैं. बट वो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन थोड़ा कम है, वो बस प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में ही शामिल कर दिया गया है. दैट इज इट, है ना. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट प्रोबेबिलिटी. सो बिफोर स्टार्टिंग प्रोबेबिलिटी, हमको प्रोबेबिलिटी का मतलब तो सबको पता ही होगा. इट इज नीडलेस टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी इन क्लास 12. सबको पता है. प्रोबेबिलिटी का मीनिंग नहीं पता. प्रोबेबिलिटी का मीनिंग. हाँ, वर्ड का मतलब बताओ. वही वर्ड का मतलब. प्रोबेबिलिटी शब्द का मतलब नहीं पता. प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, पॉसिबिलिटी. प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी या संभावना. ठीक है. प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी या जिसको हम कहते हैं संभावना. इन जनरल लाइफ हमारे सामने बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी हमको संभावना पता करनी होती है किसी न किसी पर्पज से, ताकि हमारा कोई नुकसान ना हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो मुझे कोई ऐसा काम शुरू करना है जो बारिशों में जो जिसकी जो बारिश आने से जो बिगड़ जाता है. लेट्स से कि फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूँ, किसी चीज़ का स्टॉक कर रहा हूँ. मैं स्टॉक समझते हो. जैसे हम करते हैं तेजी मंदी में, स्टॉक करके हम हमारे खेत में रख देते हैं कोई चीज़, फिर वो जब उसका प्राइस बढ़ता है तो अपन उसको बेच देते हैं. स्टॉकिंग कहते हैं जिसको. तो वो स्टॉक कर रहा हूँ मैं, है ना. अब तो मैं स्टॉक कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली इतना सारा जो मटेरियल है वो खुले मैदान पे स्टॉक होगा. तो मुझे ये जानना जरूरी. चलो स्टॉक छोड़ो, ऐसे समझो कि लेट्स से कि मैं एक बिल्डर हूँ. अब बिल्डर को क्या करना होता है कि बल्क में बहुत सारा मटेरियल खरीदना होता है. सरिये हो गए, सीमेंट हो गया, ब्रिक्स हो गई, ईंटें वगैरह, सब बल्क में खरीदना होता है. ऐसे थोड़ा ना कि हम लोग एक मकान बनाते हैं तो हमारे हिसाब से एक ट्रॉली एक ट्रैक्टर खरीद लेते हैं. ऐसा उनका काम नहीं चलता. उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें चलती हैं तो बल्क में मंगाते हैं. पूरा का पूरा टैंकर, पूरा का पूरा ट्रेलर. 1-1 करोड़ रुपए की ईंटें आ गई, 1-2 करोड़ रुपए का सीमेंट आ गया, फिर एक साथ लगता रहता है, उनकी बिल्डिंग्स बनती रहती है. राइट, है ना. हमारी तरफ नहीं है कि 500 रुपए का सीमेंट लिया है कट्टा और उससे एक कमरा बना लिया फिर अगले हमारे घर में अमूमन ऐसे ही होता है. मतलब एक मैंगो मैन तो ऐसे ही करता है ना, और वो बड़े बिल्डर ऐसे ऐसे करते हैं. तो अब सपोज करो उन्होंने सीमेंट मंगा लिया 5 करोड़ का, और मैदान में खड़ा. अब 5 करोड़ का सीमेंट ऑब्वियसली कहीं रखवाया होगा, तो रखवाया. तो जहाँ पे साइट बन रही थी उसके बगल में रखवा दिया भाई, वहीं से मजदूर उठा लेंगे और कंस्ट्रक्शन चलेगा. और बारिश आ गई. अब बारिश में सीमेंट खराब. बारिश की एक बूंद भी अगर कट्टे में गिर जाए सीमेंट के तो सीमेंट का कट्टा पूरा खराब हो जाता है. तो 5 करोड़ का सीमेंट हो गया वेस्ट. तो कितना बड़ा नुकसान हो गया. सो वो स्टॉक करने से पहले, गाड़ी उतरवाने से पहले ये संभावना सोचेगा कि बारिश आने की संभावना तो नहीं है क्या. ओके. अब बारिश आने की संभावना सपोज करो. अब वो बड़ा बिल्डर है तो वो उसके बहुत जगह ऑल ओवर इंडिया कंस्ट्रक्शन साइट चलती हैं. उसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में या दिल्ली में, वो दिल्ली में बैठता है. और उसके काम तो केरल में, पता नहीं जम्मू कश्मीर, पता नहीं कहाँ कहाँ चल रहा है. वहाँ पे उसने मैनेजर्स अपॉइंट किए हुए हैं. अब वो फ़ोन करके मैनेजर उसको कहता है कि साहब यहाँ पे सीमेंट की ज़रूरत है और सीमेंट का आप इंतजाम करें तभी आगे का काम चलेगा. तो वो उससे पूछता है मैनेजर से कि भाई बारिश वारिश आने की तो संभावना नहीं है, सीमेंट तो मैं कर देता हूँ ऑर्डर, पर बारिश तो नहीं आएगी. तो मैनेजर जवाब देता है कि नहीं, बारिश आने की संभावना इतनी खास नहीं है या अच्छी नहीं है. बारिश आने की संभावना नहीं है, या अच्छी है या अच्छी नहीं है. तो वो क्या कहेगा, जो मालिक है वो क्या कहेगा, बिल्डर, कि अच्छी का मतलब बता, अच्छी की डेफिनेशन बता. और मोर पर्टिकुलरली वो कहेगा कि मैथमेटिकली बता.
किसी नंबर के साथ बता, 20%, 25%, 30%, उस हिसाब से मैं रिस्क लूंगा और उस हिसाब से मैं उतने अमाउंट का सीमेंट भेजूंगा। अगर तू कहता है 99% बारिश आने की संभावना है, मैं बिल्कुल नहीं भेजूंगा। तू कहेगा 80% है तो मैं थोड़ा बहुत भेज दूंगा। तू कहेगा 50% है, थोड़ा और ज्यादा। तू कहेगा कि 5% ही है संभावना आने की, तो जितना तू कह रहा है सारा ही भेज दूंगा। तो संभावना से हमारी हर एक डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी कनेक्टेड होती है। तो वो जमाना गया कि जब हम संभावना बस ऐसे सोच लेते थे कि अच्छी है बुरी। आजकल अपने को एग्जैक्ट कैलकुलेशन में संभावना चाहिए। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो टोटली एक तो लॉजिक बेस्ड है। क्या है? लॉजिक बेस्ड। यहाँ पे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑब्वियसली करेंगे क्योंकि मैथ से, लेकिन वो इजी होंगी और जल्दी से हो जाएंगी। ज्यादा पार्ट होगा लॉजिक, यानी कि कॉमन सेंस से सोचने के काम ज्यादा होगा बजाय के मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करने का। लॉजिक बेस्ड चैप्टर है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो संभावनाओं को नंबर्स में गिन के बताता है, संभावनाओं को नंबर्स में कैलकुलेट करके बताता है। जैसे मैंने कहा कि जैसे उसने पूछा कि क्या संभावना है, तो उसने कहा अच्छी है, वो अच्छी से नहीं समझा, बोला कि कैलकुलेट करके बता, उस संभावना को नंबर्स में लेके आ, तब मैं एक करेक्ट डिसीजन ले पाऊंगा। और ऐसा, चलो वो तो बड़ी बात हो गई, छोटी मोटी घर के हमारे डेली रूटीन एक्टिविटीज में भी बहुत सारी जगह अपन संभावना किस चीज की है किस चीज की नहीं है सोचते हैं। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? तो ये हमारे डे टू डे लाइफ का हिस्सा है। आगे चल के हम कोई भी फील्ड में काम करें, कोई भी वर्क करें, या किसी भी फील्ड में उतर जाएं, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, हर एक जगह पे अपने को इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ओके, इसलिए हमको इसको पढ़ना जरूरी है। ये तो हो गया मीनिंग, ये तो हो गया मीनिंग। नाउ लेट अस टेक ए लुक ऑन द हिस्ट्री। हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि हमने इसके बारे में आज तक क्या क्या सीखा है। तो जैसा कि मैंने कहा, हम 4 साल से प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, क्योंकि उससे पहले पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं मुझे नहीं पता, कि मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ। पढ़ाता ही मैं 9 से हूँ, तो 9 से तो पढ़ रहे हैं। अब 8th में 7th में अब कई बच्चे कहते हैं कि सर आ जाती है, किसी किसी बोर्ड एग्जाम्स में, किसी जैसे आरबीएसई बोर्ड में आ गई है, आजकल बहुत सारी बुक्स चल फॉलो होने लग गई, किसी में है किसी में नहीं है, बाकी 9 से तो है। सो 9th में जो हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, फटाफट से क्विक फॉलो थ्रू करते हैं क्या पढ़ा था हमने। और फिर क्लास 10th, एंड देन फिर क्लास 11th में भी हमने पढ़ी थी। ओके, और अब फाइनली हम, ठीक है ना, क्लास 12th में आ ही चुके हैं। ठीक है, गलती से सोचते हैं कि भाई क्यों आए। ठीक है, क्लास 10th में जब थे तो ऐसा लगता होगा क्लास 10 डिफिकल्ट है, अब लगता होगा कितनी सरल थी, है ना। ओके, चलिए आइए, क्लास 9th में जो हमने प्रोबेबिलिटी सीखी, उसको प्रोबेबिलिटी की तो हर जगह डेफिनेशन वही है, संभावना निकालना, पर अप्रोच अलग अलग है। वहां पे हम अलग अप्रोच से प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे। 10th में अलग अप्रोच से पढ़ी, 11th में थोड़ी बहुत अप्रोच और प्रैक्टिकल करी हमने, और 12th में फिर हम इस साल कुछ नई नई अप्रोचेस सीखेंगे। तो क्लास 9th में जो हमने अप्रोच सीखी थी प्रोबेबिलिटी पढ़ने की, उसको, उस अप्रोच को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल, ऑब्लिक एम्पेरिकल भी कहते हैं। एम्पेरिकल मतलब वही होता है जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड होती है। एम्पेरिकल या प्रैक्टिकल अप्रोच कह सकते हैं, प्रैक्टिकल। ठीक है। क्लास 10th में जो थी वो थी थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल, या फिर हम कह सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड। ओके। और क्लास 11th में फिर हमने एक अप्रोच पढ़ी थी, याद है आपको? पढ़ी नहीं होगी क्लास 11th में प्रोबेबिलिटी आपने, क्योंकि क्लास 11th में तो आधे से ज़्यादा टॉपिक यूँ ही निकल जाते हैं। एक्सियोमेटिक अप्रोच थी। क्या अप्रोच थी? एक्सियोमेट्रिक अप्रोच, जो 12th में भी पढ़ेंगे, जिसकी बात बात में करेंगे। पहले इन तीनों को देखते हैं। ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि एक सिक्के को हम उछालेंगे तो उसमें हेड आने की संभावना क्या है? बोलो जल्दी से। 1 हेड आने की संभावना है। तो आपने तो वाकई में कुछ भी नहीं पढ़ी फिर प्रोबेबिलिटी। एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एक बार उछालेंगे कहा ना मैंने। हाँ, मैंने कहा कि ये सिक्के को मैं उछाल रहा हूँ, बता हेड आने की संभावना क्या है? हाँ, प्रोबेबिलिटी 100% हेड ही आएगा, पक्का है। संभावना तो कह सकते हैं ना। संभावना क्यों कह सकते हैं? मैंने सिक्के को उछाला, तो आप 100% गारंटी पेपर स्टैंप पे लिख के दे सकते हो कि हेड ही आएगा। तो क्या आएगा, क्या मतलब कितना परसेंट आपको लग रहा है कि इतना परसेंट हेड है? 50%। क्यों? हमने एक एक फॉर्मूला सीखा था, फेवरेबल आइटम्स डिवाइडेड बाय टोटल। तो फेवरेबल हेड है, एक ही है वो हेड, और डिवाइडेड बाय टोटल दो फेसेस होते हैं, तो 1/2, यानी कि 50% या 0.5 या 1/2, कैसे भी कहें। तो जो भी आपने आंसर दिया है ना कि हेड आने की संभावना 50% या टेल आने की संभावना 50%, या डाइस उछालूं तो डाइस में लेट से इवन नंबर आने की संभावना, तो इवन नंबर भी 3 है, तो 3/6।
तो उसमें भी 1/2। तो ये जो भी आप आंसर्स दे रहे हो ये सब आप थ्योरेटिकल फॉर्मूला के हिसाब से दे रहे हो। किसके हिसाब से दे रहे हो? थ्योरेटिकल या फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच के हिसाब से दे रहे हो। जो क्या कहता था? जो कहता था नंबर ऑफ आउटकम्स, फॉर्मूला था इसमें नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए सर्टेन इवेंट, फेवरेबल टू ए स्पेसिफिक इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसे मैंने कहा कि डाइस को उछालेंगे तो इवन नंबर आने की संभावना, तो जो मेरा इवेंट है वो इवन नंबर लाना है, तो इवन नंबर आने के आउटकम्स फेवरेबल कौन से हो गए? 2 4 6, तो कितने हो गए? 3, गिनती में कितने हो गए? 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 हैं, तो 3/6 यानी कि आधी संभावना इवन नंबर आएगा, आधी संभावना ऑड नंबर आएगा। तो ये तो हमने 10th के अप्रोच की बात करी। अब अगर मैं किसी क्लास 9th के स्टूडेंट से पूछूंगा ना कि बेटा आप मुझे एक सिक्के को उछालेंगे तो आप मुझे बताओ हेड आने की क्या संभावना है, तो वो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच अप्लाई करेगा। वो क्या करेगा? वो फॉर्मूला बेस्ड, सॉरी फॉर्मूला बेस्ड नहीं जाएगा, वो कोई फॉर्मूला नहीं जानता। वो क्या कहेगा कि इस सिक्के को उछालेंगे तो हेड आने की संभावना चाहिए आपको, वो कहेगा लाओ सिक्का मुझे दो। वो 10 बार उछाल के देख लेगा उसको, वो 10 बार उछाल के देखेगा और उसने देखा यार 10 बार उछालने में 7 बार ही हेड आया है, तो वो कहेगा 7/10 है इसकी संभावना, ना कि आपकी तरह 1/2। समझे? ओके, आपने एक्सपेरिमेंट नहीं करके देखा, उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो जब एक्सपेरिमेंट को जब आप एक से ज्यादा बार रिपीट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रायल्स। क्या बोलते हैं? ट्रायल्स। तो उसको ट्रायल्स करके देखेगा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स उसने कितने किए? 10। वो तो रखेगा नीचे, उसमें हेड उसको जो चाहिए वो कितनी बार आया? 7 बार। तो वो संभावना कहेगा 7/10। 3 बार आया तो कहेगा 3/10। उसको ये मतलब नहीं है कि इसके 2 फेसेस होते हैं तो आधी संभावना इसकी आधी संभावना नहीं, वो थ्योरी की नहीं समझता, थ्योरी कुछ भी रही होगी। पर ये सिक्का तो 7 बार, इसने 10 में से 7 बार हेड दिया है, तो इस सिक्के से तो 7/10 है हेड आने की संभावना, और बची हुई संभावना 3/10 टेल आने की। इसको कहते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ट्रायल्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये हमने क्लास 9th में इस प्रकार की प्रोबेबिलिटी सीखी थी। फिर 10th में हम थ्योरी फॉर्मूला बेस्ड आ गए थे। इसमें अपन बार बार नहीं उछाल के देख रहे हैं, अपन उछालेंगे एक बार ही, उछालेंगे ही नहीं एक्चुअली, हम तो बस सोच रहे हैं कि सिक्का उछालें तो संभावना क्या होगी। इसमें अपन ट्रायल करके देख ही नहीं रहे है ना, अपन तो सोच रहे हैं। तो बस एक फॉर्मूला लगा दिया कि टोटल क्या, थ्योरी थ्योरी क्या कहती है कि टोटल फेसेस 2 हैं और उसमें से हेड वाला एक फेस है तो 1/2, ये थ्योरी बेस्ड है। एक्सियोमेटिक अप्रोच क्या कहता था? एक्सियोमेटिक अप्रोच ये कहता था, एक्सियोमेटिक अप्रोच एक्चुअली थ्योरेटिकल अप्रोच का ही फर्दर कन्वर्ट आगे जो था, एक तरीके से एक्सपेंशन था। देखो थ्योरेटिकल अप्रोच आपको क्या देती थी? एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी देती थी। एक्सियोमेटिक अप्रोच जो कॉम्प्लिकेटेड इवेंट्स होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी देती है। कॉम्प्लिकेटेड इवेंट्स मतलब इवेंट के अंदर भी इवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इवेंट देता हूं कि, सोचना ध्यान से, कि मैं एक सिक्का उछालूंगा, अगर हेड आया तो फिर से सिक्का उछालूंगा, और टेल आया तो कॉइन, टेल आया तो डाइस उछालूंगा। तो बताओ डाइस पे 3 आने की संभावना। तो आधे बच्चे तो कहेंगे सर मेरी तो 0 है। क्यों? क्योंकि मेरा तो हेड आया था, मैं डाइस उछालूंगा ही क्यों? तो डाइस उछालूंगा ही तो 3 आएगा ही नहीं। और दूसरा बच्चा कहेगा कि सर मेरे टेल आया था तो मेरे अब डाइस उछालने की संभावना, डाइस उछालूंगा 6 आउटकम्स, 3 चाहिए, तो 3 तो एक बार ही है, 1/6 मेरी संभावना 1/6। एक बच्चा कहेगा 0। दोनों का गलत आंसर, दोनों का गलत आंसर। एक्सियोमेटिक अप्रोच क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रोबेबिलिटीज को। क्या करता है? प्रोबेबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर। आपके क्लास 9th 11th का ही ये क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल है आपके क्लास 11th की बुक में। वो क्या कहता है कि आप एक काम करो, कॉइन को उछाला आपने सबसे पहले, तो या तो टेल आता है या हेड आता है, सबको पता है। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो सबको पता है प्रोबेबिलिटी सारी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1। तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो हेड आने की संभावना 1/2, डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप प्रोबेबिलिटी को, टोटल एक को आधा आधा कर दो। अब आप क्या कह रहे हो? हेड आया तो फिर से कॉइन उछालोगे, तो फिर से उछालोगे तो फिर से हेड या टेल आने की चांसेस है। तो एक हेड तो ऑलरेडी आ चुका है, तो इस वाले आउटकम को मैं कहूंगा पहले हेड आ चुका है, दोबारा भी हेड आ रहा है। इस वाले आउटकम को मैं कहूंगा पहले हेड आ चुका है और अब टेल आ रहा है। अगर मैं केवल एच लिख लूं तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना, कौन सा एच, पहले वाले कॉइन का एच या बाद वाले। तो मैं इसका आउटकम ऐसे लिख देता हूँ HH HT, यानी पहले हेड आया था बाद में उछाला फिर हेड आया। इसमें पहले हेड आया था बाद में उछाला तो टेल आया। अब टेल आता है तो आप डाइस उछाल रहे हो, तो डाइस उछाल रहे हो तो 6 आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6। तो अब इसके आउटकम्स को मैं कैसे मार्क कर देता हूँ कि पहले टेल आया था बाद में डाइस में बनाया, फिर पहले टेल आया T2, देन T3, देन T4, देन T5, देन T6।
अब एक्सियोमेटिक अप्रोच क्या कहती है, आप प्रोबेबिलिटीज को ऐसे बांटो जैसे आपकी खुद की प्रॉपर्टी हो। अब एक इंसान है, उसके पास ये प्रॉपर्टी है, उसके दो बच्चों को वो आधा आधा बांटेगा, ये अपने दो बच्चों को इसका आधा आधा बांटेगा। अपने भाई से तो ना ले सकता है, भाई कहेगा कि मेरी गलती थोड़ी ना है कि मेरे 6 बच्चे हैं, है ना, मेरे 6 बच्चे हैं तो मेरे हर एक बच्चे को अलग अलग प्रॉपर्टी जा रही है, इसमें उसकी गलती थोड़ी ना है। भाई उसने क्यों पैदा किए 6 बच्चे, अगर उसके बच्चों को वो खुश रखना चाहता था तो दो ही बच्चे पैदा कर लेता। ठीक है, तो ये आधा प्रॉपर्टी आधों में बांटेगा, आधे आधे करेगा, तो 1/4 1/4। ये 6 हिस्से करेगा, तो 1/2 का 6th पार्ट 1/12, 1/2 इंटू 1/6 1/12। तो हर एक की प्रोबेबिलिटी इसकी इधर लिख देता हूँ, 1/12 1/12। अब आपको याद आ रहा होगा 11th क्लास में क्वेश्चन था। तो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कर रहा हूं, इस इस ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिस अप्रोच से हो रही है उस अप्रोच को कहते हैं एक्सियोमेटिक अप्रोच। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि डाइस पे 3 आने की क्या संभावना है, तो आप ओनली 1/12 कहेंगे, दैट इज इट। और एक्सियोमेटिक अप्रोच आपको ये भी अलाउ करती है कि अगर आपको दो इवेंट्स को साथ में लेना है तो आप उनकी प्रोबेबिलिटीज ऐड भी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, डाइस पे 3 आना और डाइस पे 5 आना, ये मेरे फेवरेबल आउटकम्स हैं, तो आप क्या कहोगे, 1/12 इधर से ले 1/2 इधर से ले, तेरी टोटल तेरी संभावना 2/12 होगी। ये एक्सियोमेटिक अप्रोच ही अलाउ करती थी, इधर ऐसा कुछ नहीं था, इधर ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली एक्सियोमेटिक अप्रोच काम ही तब आई जब इवेंट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड वे में सोचना पड़ा। तो बहुत सारी हमको उसने कैलकुलेशंस दी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटीज को ऐड कब और कैसे करते हैं। तो ये सारी जो चीजें मिली वो एक्सियोमेटिक अप्रोच से मिली। कब करते हैं, जब बीच में और लग जाए, जब बीच में और लग जाए, जैसे मुझे T3 चाहिए या फिर T5 चाहिए, तो वो एक्सियोमेटिक अप्रोच कहेगी कि T3 चाहिए तेरे को, तो T3 की प्रोबेबिलिटी 1/12, तेरे को T5 भी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/12। तो और लग गया तो तू जोड़ सकता है। भाई ये आ गया तो भी तू जीता, ये आया तो भी तू जीता, तो तू जीता कब, तो जीतने की संभावना क्या हो जाएगी, 2/12 हो जाएगी। समझ गए। तो एक्सियोमेटिक अप्रोच क्या कहती है, अगर और लग जाए तो प्लस कर देना। और आगे चल के अपन वैसे इसी चैप्टर में दूसरी एक्सरसाइज है उसमें भी हम सीखेंगे, और अभी भी कैजुअली बता देता हूं कि अगर और की जगह एंड लग जाता है तो फिर हम प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं, और लग जाता है तो ऐड करते हैं, एंड लग जाता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। यहां तक समझ में आया। तो ये था हमारा एक्सियोमेटिक अप्रोच। ओके, ये दोनों अप्रोच सीख लें। एक्सियोमेटिक अप्रोच में अपन इसी फॉर्मूला को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। उस फॉर्मूला को तो हम 9th में करके 9th में भूल आए, वो तो बच्चों वाला फॉर्मूला था, 10 बार सिक्का उछाल के देखो, है ना। अभी अपन फॉर्मूला बेस्ड आ गए, ठीक है, इसी को अपन कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे। ठीक है, अभी अपन ने 1/2 किया, किस फॉर्मूला से किया, इसी से किया कि उससे किया। ऐसे तो ना 10 बार सिक्का उछाल के देखा, हमने देखा भाई दो फेसेस हैं, एक हेड है और एक टेल है, तो 1/2 1/2। ठीक है, फिर हमने सिक्का उछाला तो उसके 6 फेसेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6, और हर एक का आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो उसके 6 हिस्से कर दिए। तो इस फॉर्मूले को आगे फर्दर लेके गए, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एक्सियोमेटिक अप्रोच। अब बात करते हैं क्लास 12th की। तो क्लास 12th में नंबर ऑफ टॉपिक्स है हमारे पास, उन टॉपिक्स का एक बार शॉर्ट में नाम लिख देते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स अपने को पढ़ने, कितनी एक्सरसाइजेस हैं, है ना। फिर पहला टॉपिक आज शुरू करते हैं, जिसका इंट्रोडक्शन तो आज कर देते हैं और एक्सरसाइज कल करेंगे, ठीक है। सो क्लास 12th की प्रोबेबिलिटीज में जो टॉपिक्स हैं, उसमें सबसे पहला टॉपिक आप पढ़ पाएंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये पहली एक्सरसाइज है, ओके, ठीक है, ओके। दूसरी एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन स्कूल में नहीं पढ़ाएगी प्रोबेबिलिटी, स्कूल में प्रोबेबिलिटी पढ़ाई नहीं, कहाँ, बेस थ्योरम, तो वो तो पढ़ाया गया फिर। तो ऐसा हो सकता है कि पढ़ाई हो, आप एब्सेंट हो। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, हम्म एक टॉपिक हम्म 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 ऊपर से जाता है। हम्म, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, तीसरा बेस थ्योरम। एक बार आप टॉपिक के नाम चेक कर लो, यही सारे हैं। अच्छा, बेस थ्योरम में बेस एक मैथमेटिशियन का नाम है, लॉजिशियन का नाम है एक्चुअली, प्रोबेबिलिटी लॉजिक बेस्ड है, ठीक है। बेस थ्योरम तो एक कई बच्चे यहाँ एस लगाते हैं, यहाँ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, ये गलत है। क्यों, यहाँ लगाया हुआ है ना, यहाँ लगाया ना? यहाँ क्यों गलत है, जैसे मैंने कहा लेट से, जैसे सपोज करो राम्स फादर, तो राम जहाँ पे नाउन खत्म हुआ वहां पे अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो इसका नाम बच्चे इतना ही मानते हैं, जैसे राम यहाँ पे खत्म हुआ तो उसके बाद अपोस्ट्रोफी लगाया, तो इसका नाम, एक्चुअली इसके नाम में एस लगा हुआ है, इसकी क्या गलती, इसके नाम में एस लगा हुआ है ना।
तो ये एपोस्ट्रोफी यहाँ लगेगा। ओके ठीक है। एनीवेज, बेस थ्योरम। चौथा टॉपिक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके उसके बाद फिर उसका वो भी निकाला होगा मीन, है ना। रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो नहीं निकाला। अच्छा, बर्नौली ट्रायल से उसके बाद तो फिर वो वाला टॉपिक। अच्छा, इसमें रैंडम वेरिएबल के अंदर एक टॉपिक आता है मीन निकालना, प्रोबेबिलिटी का मीन निकालना, वो टॉपिक शायद ओमिट हुआ है, मतलब टॉपिक का भी सब टॉपिक रिमूव है ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, टेबल बनती है इसमें, जैसे स्टैटिस्टिक्स में बनती थी टेबल, वो टेबल बनेगी। एंड फाइनली इज बर्नौली ट्रायल्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में ही काउंट हो जाएंगे, अलग से टॉपिक है क्या। हाँ, तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम के नीचे ही है ना, वो इसमें काउंट हो जाएगा सारा, है ना। बर्नौली ट्रायल्स मतलब जो हमारे 5 एक्सरसाइज है ना, उसके बेसिस में मैं आपको कह रहा हूँ। पहली एक्सरसाइज 13.1, ये 13.2, इसके अंदर ही इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरी दोनों आ जाएंगे। ये 13.3, ये 13.4 और ये 13.5 एंड फाइनली मिसलेनियस। ये 5 एक्सरसाइज आपको कवर की। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट टॉपिक, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। स्टार्ट करें, सरल सी भाषा में समझें पहले, फिर लिखने का काम करेंगे। सो पहला टॉपिक आप बुक में देख सकते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मैंने कहा सृष्टि कल कल वाले एग्जाम में मोर देन 80% मार्क्स लाएगी, क्या संभावना है। नहीं, कुछ तो होगी। लेट्स से आपने कुछ भी आंसर दो कि 80% से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, तो क्या संभावना है, कितने परसेंट चांसेस है कि ये स्कोर आप ला सकते हो। 80% ही, अच्छा मार्क्स भी 80% है तो संभावना भी 80%। चलो मार्क्स को नंबर में नहीं लिखता हूँ, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। मैं कहता हूँ कि सृष्टि जो है स्कूल के टॉप 10 स्टूडेंट्स में स्कोर करेगी, इसकी क्या संभावना है। 80, 90, एक बोलो, एक नंबर, टेल मी ना। 85% एवरेज ले लिया, 85% चांसेस सृष्टि को लगते हैं कि वो क्लास स्कूल के मतलब आपकी क्लास के इस साल के जो एकेडमिक ईयर है उसमें टॉप 10 बच्चों में स्कोर करेगी। ठीक है, अब मैंने कहा सृष्टि, इस बार का पेपर है ना, आज तक के सारे जितने भी पेपर हुए हैं उनसे 10 गुना डिफिकल्ट होगा। अब आप चांसेस बताओ, अब आप चांसेस बताओ, वापस मैंने वो पूछा कि अब बताओ चांसेस कि आप टॉप 10 में स्कोर करोगे। बताओ थोड़ा बहुत जो भी आपको आंसर लग रहा है कि हाँ सर ये चांस। 70%। दैट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो गई, बढ़ भी सकती थी कुछ ऐसे। तो मैंने आपको जो सेकंड चीज बताई उसको कहते हैं शर्त, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंडीशन। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी जो किसी कंडीशन पे बेस्ड हो, उस प्रोबेबिलिटी को कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन सम कंडीशन इज कॉल्ड एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जब तक मैंने आपको कंडीशन नहीं दी थी, कोई शर्त नहीं रखी थी, तो आपने प्रोबेबिलिटी या चांसेस अलग बताए। जैसे ही मैंने एक शर्त रखी तो आपकी प्रोबेबिलिटी इफेक्ट हो गई, इफेक्ट हो गई। तो जो बाद वाली प्रोबेबिलिटी है, जो पहले पूछी थी वो तो जनरल प्रोबेबिलिटी थी, जो बाद वाली प्रोबेबिलिटी है उसी इवेंट की, मैंने इवेंट भी चेंज नहीं किया। इवेंट क्या था, टॉप 10 गर्ल्स में, टॉप 10 स्टूडेंट्स में स्कोर करना, पहले भी वो बाद में भी हो, बट फिर भी प्रोबेबिलिटी बदल गई। क्यों, क्योंकि एक शर्त रख दी गई, क्योंकि एक शर्त रख दी गई। समझ गए, क्लियर है। एक एक एग्जांपल और लेते हैं, ये तो जनरल एग्जांपल था। अब जैसे डाइस वगैरह उछालना, इस टाइप का एग्जांपल लेते हैं और फिर सीधे चलते हैं क्या लिखना है अपने को इसमें, कैसे निकालते हैं, क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है उसका। ओके चलो, तो एक शर्त और रखते हैं। आपके सामने देखो ये नीचे है ना, टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स का एक सैंपल स्पेस बना हुआ है। सैंपल स्पेस समझते हो क्या होता है। जो कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, अच्छा एक्सपेरिमेंट और इवेंट में डिफरेंस समझते हो। ये छोटे मोटे वर्ड्स जो हैं आपको मैं बार बार कहूंगा तो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप 12th में है तो मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, नहीं तो 9-10 में तो इनकी डेफिनेशन लिखवाई जाती है। एक्सपेरिमेंट और इवेंट क्या होता है प्रोबेबिलिटी की दुनिया में। अब वो मैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसे जैसे टेलीफोन बनाया हुआ एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी की दुनिया में या मैथमेटिक्स में एक्सपेरिमेंट और इवेंट क्या होता है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में। ठीक है, अच्छा उसके आउटकम्स हैं। देखो एक्सपेरिमेंट तो जो घटना घटित हुई,
इवेंट, उस घटना का कौन सा हिस्सा आपको पसंद आया मतलब जो आपको चाहिए, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉइन का उछालना एक्सपेरिमेंट है। अब उसके उछलने पे हेड आए, ये एक इवेंट है, या टेल आए, वो भी एक इवेंट है। डाइस का उछालना तो एक्सपेरिमेंट है, लेकिन उसके आउटकम्स में से आपको इवन नंबर चाहिए, तो इवन नंबर का आना एक इवेंट है, या ऑड नंबर का आना एक इवेंट है, या फिर 3 से बड़ा नंबर आना एक इवेंट है, या 4 आना एक इवेंट है, या 6 आना एक इवेंट है, एनीथिंग। ठीक है, क्लियर है। तो एक्सपेरिमेंट तो होता है जो घटना घटित हुई, उसके आउटकम्स को मैं किसी डेफिनेशन में बांध दूं कि मुझे तो यही चाहिए या मैं इसी में इंटरेस्टेड हूं, उस पर्टिकुलर आउटकम के डेफिनेशन को हम इवेंट कहेंगे। घटना तो एक्सपेरिमेंट है। ओके, डन। तो हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, उन सबको अगर मैं एक सेट में बांध दूं। अब सेट क्या होता है, आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो, करली ब्रेसेस में अपन पैसे पैक कर देते हैं, है ना। जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं उनका एक कलेक्शन होता है, उसको सेट बोलते हैं, है ना। तो उस सेट को कहते हैं सैंपल स्पेस। उस सेट को क्या कहते हैं। क्लास 10th तक हम एक्सपेरिमेंट करते थे तो क्या क्या हो सकता है उसको अपन ऐसे लिखते थे, फेवरेबल टोटल आउटकम्स आर, फिर सारे आउटकम्स लिखना शुरू कर देते थे। 11th में अपन ने सेट पढ़ना शुरू कर दिया, तो अपन उसी चीज को सेट में बोलने लग गए कि वो सारे आउटकम्स का एक सेट बना देते, तो उसको सैंपल स्पेस कहेंगे। तो फिर अपन प्रोबेबिलिटी की दुनिया में क्या कहेंगे कि एक्सपेरिमेंट हुआ तो सैंपल स्पेस ये है। पहले क्या कहते थे, पॉसिबल आउटकम्स ये हैं, अब क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस ये है। सैंपल स्पेस इज नथिंग बट द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल, जो जो भी हो सकता है सब इसमें लिख दो और उसका एक सेट बना दो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो अगर मैं कॉइन को 3 बार टॉस करूंगा, टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स का एक सैंपल स्पेस नीचे मेंशन किया हुआ है। टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स, वन मोर थिंग, एक कॉइन को 3 बार टॉस करना और 3 कॉइन को एक साथ टॉस करना बात एक ही है, यस और नो। एक कॉइन को एक कॉइन को मैंने उछाला, गिरा, उसका आउटकम नोट कर लिया, वापस उसी को ही उठाया, वापस किया, वापस को सेकेंड आउटकम नोट कर लिया, और वापस उठाया तीसरी बार, और तीसरी बार भी वो गिरा, उसका आउटकम फिर से नोट कर लिया। और एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस, मैंने एक एक कॉइन नहीं लिया, मैंने 3 कॉइन्स एक साथ ले लिया और एक साथ ही उछाला, और एक साथ ही वो गिरे, एक साथ गिरे तो तीनों पे अलग अलग आउटकम्स थे, वो मैंने नोट कर लिए। तो जो केस 1 में हुआ और केस 2 में हुआ, सेम एक्सपेरिमेंट है या अलग अलग है, अलग अलग हो गए। कैसे, जो पहले वाला एक्सपेरिमेंट है उसके आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, उसके 6 आउटकम्स हो सकते हैं। अच्छा, कितने हो सकते हैं उसको छोड़ो, कोई भी एक पॉसिबल आउटकम बताओ, जो पहले वाला केस था उसमें कोई भी एक पॉसिबल आउटकम बताओ कि सर ये हो सकता है, बताओ। हेड हेड, और तीसरी बार भी है ना, तीसरा भी होता, हेड 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 टेल। यानी कि पहले वाला जो केस था जिसमें मैं सिक्के को एक बार उछाल रहा हूँ, फिर दोबारा उछाल रहा हूँ, फिर तीसरी बार उछाल रहा हूँ, उसका इस पूरी वारदात का एक आउटकम आप कह रहे हो कि एच एच टी हो सकता है। तो जो सेकेंड वाला केस है उसमें भी एक आउटकम एच एच टी नहीं हो सकता क्या। तो जो भी आउटकम आप उधर सोच रहे हो इधर भी हो सकता है, जो इधर सोच रहे हो उधर भी हो सकता है, तो दे आर वन एंड द सेम एक्सपेरिमेंट। तो टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स, और टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स, और टॉसिंग 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, टॉसिंग 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली आर वन एंड द सेम एक्सपेरिमेंट। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। और यही केस, यही चीज डाइस के लिए भी चलेगी। तो उसका एक सैंपल स्पेस ये ले लो या ये ले लो, ये एक्सपेरिमेंट कोई भी ले लो, एक सैंपल स्पेस है। इस सैंपल स्पेस में अगर अपन डिस्ट्रीब्यूट करें तो आप चेक कर सकते हो कि पहला आउटकम 3 हेड्स का है, 3 हेड्स एंड 0 टेल, एक भी टेल नहीं है इसमें। अगले 3 आउटकम्स जो हैं 2 हेड्स एंड 1 टेल के हैं, यस और नो। 2 हेड्स हैं इसमें सब में, 2 एच है, और एक टेल है, एक टेल आखिरी में है, फिर बीच में है, फिर शुरू में। तो 2 हेड्स एंड 1 टेल के ये आउटकम्स हैं। और अगले 3 आउटकम्स क्या हैं, 1 हेड एंड 2 टेल्स, यस और नो। 1 हेड एंड 2 टेल्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है 0 हेड एंड 3 टेल्स। तो आप देखो इसी तरीके से सैंपल स्पेस बनाएंगे, आप एक एक बांटते जाएंगे। जैसे 3 था तो 3 में से एक कम कर दिया, फिर एक कम कर दिया, फिर एक कम कर दिया, इसमें बढ़ाते जाएंगे, एक बढ़ा दिया, एक बढ़ा दिया, एक बढ़ा दिया। इस तरीके से क्या होगा, कोई भी आउटकम आप मिस नहीं करेंगे, तरीके से आप कोई भी आउटकम मिस नहीं करेंगे और किसी को भी डबल काउंट नहीं करेंगे। ओके, ठीक है, यहां तक डाउट नहीं है। ओके, अब मैं एक इवेंट ले रहा हूँ, इवेंट को अपन जनरली ई लेटर से मार्क करते हैं, और अगर एक से ज्यादा हो जाती है तो फिर एफ जी एच। ने एक इवेंट ले लिया ई, इवेंट ई को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, गेटिंग 3 हेड्स, गेटिंग 3 हेड्स। तो अगर इवेंट ये ई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताओ, 3 हेड्स आने की संभावना बताओ, कैसे निकालें। 1/6,
1/3। 1/3 कैसे? हम्म। तो आप 9th क्लास के अप्रोच में क्यों चले गए? जितनी बार उछालेंगे नंबर ऑफ ट्रायल्स। 9th से तो बाहर आओ, अब तो अपन फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच यूज कर रहे हैं। हम्म। बेटा सैंपल स्पेस आपके सामने, इसमें टोटल कितने आउटकम्स हैं? इसमें 6 हैं, 8 हैं। ठीक है, तो क्लास 11th एक्सियोमेटिक अप्रोच क्या कहती थी? नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सेट ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। तो इवेंट ई में 3 हेड्स चाहिए, तो 3 हेड्स के कितने आउटकम्स हैं? एक ही तो है। तो आउट जो ई सेट होगा उसमें एक ही आउटकम होगा, एच एच एच, तो 1। और टोटल कितने हैं? ये 8। तो 1/8 इसका आंसर। मैंने कहा 2 हेड्स, तो 2 हेड्स के 3 केस हैं, 3/8। मैंने कहा 1 हेड, अगेन 3 केस हैं, 3/8। मैंने कहा 0 हेड या 3 टेल्स भी कह सकता हूँ, उसको मैं 0 हेड भी कह सकता हूँ, 3 टेल्स भी कह सकता हूँ। तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 1/8। और सबको जोड़ूंगा तो 1/8, फिर दूसरे का 3/8, अगले का भी 3/8 और उसका भी 1/8, तो आखिरी में 8/8 हो जाएगा। 8/8 यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। चलो, ये तो आपको एक तरीके से प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रिवाइज करवाया। अब हम बात कहाँ कर रहे थे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। अब मैं कंडीशन रखता हूँ, कंडीशन कह लो या हिंट कह लो। मैंने आपसे पूछा कि 3 हेड्स आने की संभावना क्या है, तो आपने फट से कह दिया 1/8, क्योंकि आप एक्सियोमेटिक अप्रोच जानते थे। अब मैंने आपसे कहा, अच्छा एक्सियोमेटिक अप्रोच ये भी कहती थी कि अगर आपको तीनों को साथ में करना है तो एंड 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 लगाते हैं और उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो मुझे बताओ, एक हेड आने की संभावना 1/2 होती है, दूसरे हेड की भी 1/2, तीसरे हेड की भी 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8 होता है ना। तो ये भी एक्सियोमेटिक अप्रोच की देन है। पर चलो अभी उसमें नहीं सोचे, वापस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे आ गया मैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मैं कंडीशन दे रहा हूं आप, मैंने कहा था 3 हेड्स लाओ, तो आपने कहा 1/8 संभावना है। मैंने आपको एक हिंट दिया, एक हिंट दूं आपको मैं, कि कम से कम 2 हेड तो जरूर आए थे। कम से कम 2 हेड तो जरूर आए थे। आप फटाफट क्या करोगे, जो जो केस हैं जिसमें 2 हेड से कम है वो हटा दोगे। तो इसमें क्या 2 हेड आए थे? आप इसको काउंट ही नहीं करोगे। इसमें इन तीनों में 2 हेड आए थे क्या? इन तीनों को भी काउंट नहीं करोगे। इन तीनों में 2 हेड आए थे और इन तीनों में 2 हेड से ज्यादा आए थे, तो कम से कम 2 हेड में 4 ही केस हो गए। तो अब आप 3 हेड की संभावना निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम सेट ई में तो 1 ही है आज भी, लेकिन सैंपल स्पेस में 4 ही आउटकम्स काउंट करोगे और आप अब प्रोबेबिलिटी बताओगे 1/4। क्योंकि सैंपल स्पेस आपने ये काउंट किया है। क्यों काउंट किया है उसको आप क्यों नहीं देख रहे हो? क्योंकि मुझे पता है, 100% पता है कि ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं। मैंने हिंट दिया है कि कम से कम 2 हेड आए थे। चलो, केबीसी तो सब देखते हैं, ए बी सी डी। ओके, आपको एक क्वेश्चन पूछा मिस्टर अमिताभ बच्चन ने, श्री श्री रेस्पेक्टेड अमिताभ बच्चन जी ने, तो आपको ऐसा लग रहा है ऑप्शन नंबर सी आंसर है। तो आपके मन में क्या चल रहा है? यार इसकी संभावना 1/4 है। क्या है इसकी संभावना? 1/4। ओके, लेकिन आपने लाइफलाइन यूज करी और लाइफलाइन के अंदर ए और डी हो गए कैंसिल। तो अभी भी क्या संभावना 1/4 है? आप संभावना कितनी है? दो में से एक 1/2 है ना। तो हिंट मिला नहीं आपको, लाइफलाइन यूज करना एक तरीके से हिंट मिला कि ये दोनों तो गलत है। उसी तरीके से मैं हिंट दे रहा हूं कि इन चार में से तो कुछ हो ही नहीं सकता, कम से कम 2 हेड तो आए थे, इन चारों में आ रहे हैं क्या 2 हेड? तो आपकी संभावना 1/8 से 1/4 हो गई, जैसे वहां पे 1/4 से 1/2 हो गई, यहाँ पे 1/8 से 1/4 हो गई। शर्त रखते ही संभावना बढ़ गई। अच्छा, कई बार घट भी जाती है, जरूरी नहीं है बढ़ेगी बढ़ेगी, कम कुल मिला के चेंज हो जाती है, इफेक्ट आता है। तो जो शर्त मैंने रखी ना कि कम से कम 2 हेड आए थे, ये तो हो गई कंडीशन। और उसके बाद जो अब आप उसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, उसी की सेम चीज की, तो उसको हम कहेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पहले जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल रहे थे वो ई इवेंट की जनरल प्रोबेबिलिटी थी। अब जो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल रहे हो, प्रोवाइडेड दैट आपको एक कंडीशन है कि एटलीस्ट 2 हेड्स विल अकर, कम से कम 2 हेड तो आएंगे ही आएंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? क्या है ये प्रोबेबिलिटी? क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ओके, समझ आया क्या? समझ आया कि नहीं आया बताओ? ठीक है। ओके, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको लिखते कैसे हैं? ये तो जनरल बातचीत कर रहे थे अपन, इसको लिखते कैसे हैं? तो सर जो पहले प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे उसको भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कहोगे, और जो कंडीशन के बाद निकालोगे उसको भी प्रोबेबिलिटी ऑफ कहोगे? नहीं, उसको मैं बोल यही रहा हूं कि यही प्रोबेबिलिटी, कहने का तरीका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
ऑन एफ, ये डिवाइडेड का साइन नहीं है, इसको हम रीड करेंगे ऑन। क्या रीड करेंगे हम इसको? ऑन। ई ऑन एफ कैसे रीड करेंगे? इसको कई जगह ऐसे भी लिखा रहेगा ई डिवाइडेड बाय एफ, बिल्कुल ऐसे डिवाइडेड का साइन होता है ना वैसे, लेकिन फिर भी इसको कैसे रीड करेंगे? ई ऑन एफ। इसका मतलब है ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ, और ऑलरेडी गिवन है कि एफ इवेंट हो चुका है, ऑलरेडी एक हिंट गिवन है कि एफ इवेंट हो, जो मैंने शर्त रखी थी ना वो एफ इवेंट है। मान लो एफ इवेंट है एटलीस्ट 2 हेड्स का आना, और ई इवेंट्स है 3 हेड्स का आना, तो ई इवेंट की तो प्रोबेबिलिटी चाहिए 3 हेड्स लाने हैं आपको, और आपको हिंट ऑलरेडी गिवन है कि कम से कम 2 हेड तो आए थे। तो नीचे वाला इवेंट 100% होना फिक्स होता है, ये हिंट होता है या कंडीशन होती है, और ई की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी होती है। तो इस पूरी चीज को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ कहते हैं, जिसका मतलब होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोवाइडेड दैट event f has already occurred. Conditional probability of the event e provided that या given that event f has already been occurred. f तो ऑलरेडी हो चुका है या होना तय है, फिक्स है, इसकी f की प्रोबेबिलिटी होना तो 100% है। अब e की बता, मैं एक तो ऐसे ही पूछूं e की बता, और अब मैं कहूं f का होना तय है, अब e की बता। जैसे मैंने आपसे कहा संभावना बताओ टॉप 10 में, आपने कहा इतनी, मैंने कहा कि ये इवेंट तो होना है कि पेपर डिफिकल्ट आना है, अब बता, चेंज हो जाएगी ना? समझ गए? तो इसको क्या कहेंगे? ई ऑन एफ। क्या कहेंगे इसको? ई ऑन एफ। समझ आया? ओके। हाँ हाँ, वो फॉर्मूला अभी मैं बता रहा हूँ, अभी तो इसको नोटेशन में बता रहा हूँ क्या कहेंगे। नोटेशन ये कहेंगे हम निकालेंगे कैसे, निकालने का तरीका है, निकालने का तरीका है कि आप ऊपर तो लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और नीचे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ओके। अब ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब ई भी होना चाहिए, एफ भी होना चाहिए। अभी ई इवेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? एच 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 है, एच 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 है 3 हेड्स, और एफ क्या रखा मैंने? एटलीस्ट 2 हेड्स। तो एटलीस्ट 2 हेड्स के कौन कौन से इवेंट्स हैं बताओ? ये चारों हैं। कम से कम 2 हेड चाहिए ना, कम से कम 2 हेड चाहिए ना, कम से कम 2 हेड चाहिए, तो इसमें तो एक भी हेड नहीं है। एक मिनट रुको, क्या मैंने गलत तो नहीं करी? कम से कम मुझे 2 हेड चाहिए, तो ये 4 होंगे ऑब्वियसली, ये 4 होंगे कम से कम 2 हेड में। हाँ तो ये 4 बताओ, एच एच एच, जो मैंने काउंट कर लिए वो क्यों होंगे, जो बचे हैं वही तो होंगे। एच टी एच, इन चारों में कम से कम 2 हेड है। टी एच एच। ओके। अब मैंने कहा कि ई और एफ के हिसाब से ई इंटरसेक्शन एफ बताओ। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब वो एलिमेंट सोचो तो दोनों में, तो दोनों में कितने, कौन से एलिमेंट है जो दोनों में? इंटरसेक्शन का मतलब तो पता है, सेट थ्योरी पढ़ के आयो, जो एलिमेंट दोनों में एच एच एच। अब आप ऊपर तो रखो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी, तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स हैं? 1। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8। अब एफ की प्रोबेबिलिटी बताओ, एफ में कितने? 1 2 3 4, टोटल एलिमेंट्स आज भी 8। 8 से 8 कटा, 1/4, वही आंसर जो हमने कैजुअली यूं ही सोच के निकाल दिया था। ये तो है फॉर्मूले वाला तरीका, और वो है अब कैजुअल वाला तरीका, तो ये 8 ही आउटकम्स थे तो सोचा जा सकता है कि ये कट गए और ये बचे, लेकिन जब आउटकम्स बहुत ज्यादा होंगे तो इस तरीके से नहीं सोचा जा सकता, या यूं कहूं एग्जाम में जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो इस तरीके से फॉर्मूला से करेंगे। समझ आया? फॉर्मूला समझ में आया? अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ चाहिए तो आप न्यूमरेटर में रखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी, और नीचे जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी रखेंगे। और माइंडेड कि यहाँ पे ये जो साइन है वो डिवाइडेड का ही है, ये ऑन का नहीं है। अंदर जो पी के अंदर है ये ऑन पढ़ेंगे, इसको डिवाइडेड पढ़ेंगे। और इसको भी याद रखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नहीं लिख सकते। ये इसका मतलब है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये किसी को किसी से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो नोटेशन है एक तरीके का। लेकिन अब जब अपन इसको पी को अलग अलग लिख देते हैं, तो ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, तो इसमें इसका मतलब एक्चुअल डिवीजन हो जाता है। ठीक है? क्लियर है? सारी बातें क्लियर है क्या? ओके। चलो तो अब अपन लिखना शुरू करें फाइनली। ठीक है? अभी तो जो अपन और वही लिखना है जो अभी अपन ने पढ़ा, और बस एक चीज है कि कुछ प्रॉपर्टी से वो देखेंगे फिर। चलो फटाफट से देखो, कुछ जनरल टर्म्स फिर भी मैं बता देता हूँ, हालांकि 12th वालों को नहीं बताना चाहिए, बट फिर भी देखो। सैंपल स्पेस क्या होता है लिखना आपको नोट्स में, द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम अच्छा, एक्सपेरिमेंट को रैंडम क्यों कहा गया है? रैंडम का मतलब कभी भी कैसे भी, विदाउट प्लानिंग, विदाउट प्लानिंग,
जैसे मैंने कहा कि इस बक्से में से एक चिट उठाओ, इस जार में से एक चिट उठाओ, अब आप बिल्कुल सोच समझ के कोने वाली उठा रहे हो, तो ये तो प्लानिंग के साथ हो गया। तो ये रैंडमली पिकिंग नहीं होगी। रैंडम पिकिंग क्या होगी, बस आंख बंद किया, उठाया, जो भी आया निकल। हिंदी में बोले तो अल्टप्पे, ठीक है ना, हिंदी में बोले तो अल्टप्पे काम करना है ना, रैंडमली काम करना है, ठीक है, विदाउट प्लानिंग होता है वैसे इसका मीनिंग। जैसे जादूगर जब जादू दिखाता है तो कार्ड्स पिक करवाता है, तो वो रैंडमली कहता है कोई भी रैंडमली कार्ड पिक करो, सोच समझ के मत करो, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट हमेशा प्रोबेबिलिटी की दुनिया में रैंडम होना चाहिए, और उसके जो भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं सारे काउंट करके एक सेट में पैक कर दें, उस सेट को कहते हैं सैंपल स्पेस, और लेटर मिलता है उसको लेटर एस। इवेंट स्पेस क्या होता है, अब इसमें से अलग अलग इवेंट बना रहे हो, ऑड नंबर आना, इवन नंबर आना, कम से कम 2 हेड आना, ज्यादा ज्यादा 4 हेड आना, वो सब इवेंट्स हैं। वो सब क्या है, इवेंट्स। उनको हम लेटर्स ABCDEF से मार्क करते हैं, जो कि जनरली अपन ई से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओके। एक्सेट्रा लिख दिया, कि इसका कोई अंत ही नहीं है। द सेट ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स, आपको जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हो, आप फेवर कर रहे हो, उन आउटकम्स का सेट बना दूं, ठीक है ना, टू ए गिवन इवेंट, किसी इवेंट से फेवरेबल आउटकम्स, उस इवेंट का इवेंट स्पेस कहलाता है। उसके अंदर उसी के आउटकम्स रखेंगे। जैसे अभी मैंने 3 हेड्स लिखा था ना, तो 3 हेड्स लिख के मैंने ऐसे किया था ना, E = HHH, तो ये सैंपल स्पेस नहीं है, ये इवेंट स्पेस है, ये इवेंट स्पेस है। या F लिखा था, उसमें 4 लिखे थे, वो भी इवेंट स्पेस है। या E * F लिखा था, वो ये सारे के सारे इवेंट स्पेस है। जो S लिखा हुआ है जिसमें सारे हैं, वो सैंपल स्पेस। ओके, डिफरेंस समझ में आया। अब किसी भी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालने की हम क्लास 10th की अप्रोच को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, या इवेंट स्पेस ए के एलिमेंट्स और सैंपल स्पेस एस के एलिमेंट्स का डिवीजन। इवेंट स्पेस ए यानी जो आपने फेवर किया उसके में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं और टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। क्लास 10th में हम इसको ऐसे पढ़ते थे, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फिर 11th में हम आ गए, तो ये सारी रामायण को अपन ने सेट थ्योरी में पैक करके लिख दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस। सेट 10th में पढ़ा ही नहीं था, तो इसे लंबा चौड़ा लिखते थे। कुल मिला के ये 11th तक आ गए हम। अब 12th पे आ जाओ। क्लासिकल थ्योरेटिकल अप्रोच को अपन लेके चलते हैं आगे 12th क्लास में। 11th का बीच में स्किप कर दिया हमने। एक्जियोमेट्रिक अप्रोच है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पहला टॉपिक। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई, ई नाम के इवेंट के होने की संभावना, प्रोवाइडेड दैट मतलब शर्त है कि इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, इवेंट एफ ऑलरेडी हो चुका है, या यूं कहें कि इवेंट एफ तो होगा ही होगा, 100% प्रोबेबिलिटी इसकी होने की। ऐसी प्रोबेबिलिटी को इज सेट टू बी द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ, जिसको हम कुछ ऐसे मार्क करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ लिख दें, या पी ऑफ ई बाय एफ या ई ऑन एफ लिख दें। और उसको निकालने का तरीका क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ के फेवरेबल एलिमेंट्स ऊपर रखेंगे और एफ के फेवरेबल एलिमेंट्स नीचे रखेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब एंड भी होता है। ई इंटरसेक्शन एफ को हम ई एंड एफ भी बोल सकते हैं, और ई यूनियन एफ को हम ई और एफ भी बोल सकते हैं। यूनियन का मतलब होता है और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। प्रोबेबिलिटी की दुनिया में इस केस में करते हैं प्लस प्रोबेबिलिटीज का जोड़, और इस केस में करते हैं गुणा, मल्टीप्लाई। ओके, सारी बातें याद हो गई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक फॉर्मूला तो ये बनता है, और दूसरा फॉर्मूला जो मोर ऑथेंटिक फॉर्मूला है वो ये है, अगर इसी फॉर्मूला में मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस से डिवाइड करा दूं, इसको भी और इसको भी डिवाइड करा दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं किसी फ्रैक्शन में। तो अब ये जो चीज है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो गई भाई, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करा दिया ना मैंने, और ये जो चीज हो गई ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गई। तो अभी जो हमने कैजुअली फॉर्मूला सीखा था वो ये है, और ये मोर ऑथेंटिक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ निकालने का। और हालांकि हम इससे भी निकाल सकते हैं, हम नंबर को नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे अभी इंटरसेक्शन एफ में हमने देखा था एक एलिमेंट आ रहा था HHH, और एफ में 4 आ रहा था, तो हम 1/4 डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। लेकिन हमने कैसे निकाला, 1/8/4/8, तो 8 से 8 तो वैसे ही कटा, तो 1/4 आया। तो तरीका तो ये है एक्चुअली, है ना। लेकिन हम चाहें तो जल्दी में हैं तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, नंबर को ही नंबर से डिवाइड करते हैं सीधे। प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी से डिवाइड भी कर सकते हैं, नंबर को नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं, समझ गए। तो ये ऑथेंटिक फॉर्मूला बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय। बोलो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद हुआ क्या, टेल मी। तो हम आगे चलें, ये फॉर्मूला ही आगे के अब नए नए कॉन्सेप्ट्स का बेस बनाएगा, तो ये ही याद नहीं हुआ तो आगे का हम सोच भी नहीं सकते। तो एक बार फिर से बताओ, ये याद हुआ। हाँ, कंडीशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ वो इवेंट है जिसको हम कंडीशन भी बोल सकते हैं, शर्त भी बोल सकते हैं, या एक ऐसा हिंट भी बोल सकते हैं कि ये तो हुआ ही हुआ था या होना तय है, उसकी प्रोबेबिलिटी 100% है।
जो चीज होनी तय है उसकी प्रोबेबिलिटी 100% है ना। एक ऐसा इवेंट और इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है कि ये तो होगा ही होगा, या होना तय है, या इसकी संभावना 100% है। अब बता, अब तेरे इवेंट की संभावना क्या है। तो उस संभावना को कहेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ, प्रोवाइडेड दैट एफ हैज अकर्ड, या एफ विल 100% अकर। ओके, समझ आया। कैमरा ऑन कर दें एक बार फिर से। हम्म तो अब अपने को क्या करना है, प्रॉपर्टीज सीखनी है बस, एंड दैट इज इट। फिर एक्सरसाइज हम कल कर सकते हैं। ओके, इसको ऑन होने दो जब तक हम आगे बढ़ते हैं। हम्म कहाँ तक आ गए हम, यहाँ तक आ गए फाइनल फार्मूला तक। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज। हम्म प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो दो तीन प्रॉपर्टी आपकी सब बुक में मेंशन है, आप चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। अभी अपन ने शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा है। पहली चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन एफ क्या होता है। एफ ऑन एफ मतलब जो हिंट दे रहे हो उसी की संभावना पूछ रहे हो। अब मैंने आपसे सवाल पूछा कि अनुष्का और मैं बैठे हैं, ठीक है, और हम ऐसे ही कुछ भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो सृष्टि लेट हो गई, ठीक है। सृष्टि लेट हो गई तो सृष्टि के बारे में कुछ भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि आज संभावना है कि सृष्टि नहीं आएगी। अनुष्का ने कहा नहीं सर आएगी, ऐसे ऐसे नहीं करती हो, बता देती है, तो मेरे हिसाब से तो 30% चांसेस हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, 99% चांसेस है नहीं आएगी। तो ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं अपनी अपनी। अब मैंने हिंट दे दिया, मैंने हिंट दे दिया अनुष्का कि मैं तेरे को एक हिंट देता हूँ कि सृष्टि का फोन आया था, वो नहीं आएगी। तो जिस चीज की प्रिडिक्शन कर रहे हैं वही एक्शन हो चुका है, तो 100% प्रोबेबिलिटी होगी या नहीं होगी। जो हिंट दे रहे हो, अभी अभी तो मैंने कहा कि हिंट की प्रोबेबिलिटी पूरी है, तो फिर उसी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हो। तो एफ ऑन एफ कह लो, ई ऑन ई कह लो, जी ऑन जी कह लो, इन सब प्रोबेबिलिटीज का आंसर क्या होगा, वन। इन सारी प्रोबेबिलिटीज का आंसर क्या होगा, वन। ये प्रॉपर्टी बन गई एक तरीके की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। अब कोई सर ये भी कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी है, ठीक है। ओके, सो इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। देखो एफ ऑन एफ को क्या करूंगा, एफ इंटरसेक्शन एफ, एफ। अब एफ और एफ का इंटरसेक्शन आ गया ना एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कट के क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, समझ आया ये। एक और एग्जांपल लें। मैंने कहा कि एक बॉक्स है, उसमें कुछ बॉल्स हैं। नहीं, इसको छोड़ो, क्या एग्जांपल लूं एक बिल्कुल बिल्कुल करंट फिट हो जाए। हाँ, मैंने पूछा सृष्टि से कि सृष्टि बताओ बारिश होने की क्या संभावना है, ठीक है। हाँ, बारिश होने की संभावना क्या है। ये चलो ऐसे छोड़ो। मैंने आपको सृष्टि को बोला कि सृष्टि आप बताओ मेरे इस हाथ में 1 रुपए का कॉइन है या 5 रुपए का कॉइन है, क्या संभावना है। आपने अलग अलग प्रेडिक्शन किया, मैंने कहा एक हिंट दूं, मेरे हाथ में 1 रुपए का कॉइन है, अब बताओ 1 रुपए का। हाँ, इनके तो जो पूछ रहा हूँ उसका हिंट ही दे दिया मैंने। मैंने ही बता दिया, एक तरीके से बांडा फोड़ दिया। एफ वन एफ का मतलब बांडा फोड़ देना, वही बता देना है ना। ठीक है, समझ गए। के जैसे छोटे बच्चों को कहते हैं ना कि किसी को मत बताना, वो उसी को जाकर बता देता है कि पापा ने कहा है कि ऐसे नहीं बताना है। वो भांडा फोड़ देना। तो वो ही हिंट दे देना, कहते हैं एफ ऑन एफ। तो इसकी संभावना वन होगी। इसी का दूसरा पार्ट है ये, प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है अभी। एफ ऑन एफ और एस ऑन एफ ये दोनों एक ही प्रॉपर्टी के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मान लो, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ये क्या कहता है कि कुछ भी हिंट दे लो, जब आप सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी पूछोगे तो वो भी वन आएगी। आप जो मन चाहे हिंट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपको कि मैंने आपको कहा कि सपोज करो 1 to 100 एक नंबर है, पर आपने एक नंबर सेलेक्ट किया। तो मैंने आपको हिंट तो दिया है कि बेटा वो जो नंबर आपने सेलेक्ट किया है ना, वो इवन नंबर है, ठीक है। वो नंबर क्या है, इवन। क्या हुआ, नो प्रॉब्लम। हाँ, फिर से स्टार्ट, उधर की तरफ ध्यान मत दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑन एफ, मेरे पास 1 से लेकर 100 तक नंबर्स हैं। मैंने आपको एफ इवेंट हिंट के रूप में, एफ इवेंट हमेशा हिंट होता है ना। 12वीं कक्षा में इवेंट एफ का मतलब ही शर्त वाला इवेंट है ना, जिसको हम हिंट के रूप में दे रहे हैं। तो मैंने आपको शर्त रखी है, मैंने आपको हिंट दिया कि जो नंबर आप पिक कर रहे हो वो नंबर जो है 60 से बड़ा है, ग्रेटर देन 60 है। ये मैंने आपको हिंट दे दिया, ग्रेटर देन 60 है, ठीक है। अब आप संभावना बताओ। ये तो मैंने हिंट दे दिया कि 60 से बड़ा तो 100% है, उससे छोटा नहीं है, ये तो आपको हिंट मिल गया। अब मैं आपसे संभावना पूछ रहा हूँ,
बताओ क्या संभावना है कि 1 से 100 के बीच का नंबर है? क्या संभावना है बताओ? नहीं समझे? फिर से सुनो। मेरे पास 1 से लेके 100 तक के कार्ड्स हैं। ओके, मैंने एक कार्ड पिक किया। मैंने आपको हिंट दिया कि बेटा मैंने जो कार्ड पिक किया है वो 60, उस पे जो नंबर प्रिंटेड है वो 60 से ग्रेटर देन है। तो आपने कहा ठीक है सर, आपका हिंट मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ध्यान रखूंगी मैं। अब सवाल पूछो। मैंने सवाल पूछा, सृष्टि बताओ जो मैंने नंबर पिक किया है क्या संभावना है वो 1 से 100 के बीच में? बेटा सारे ही नंबर 1 से 100 के बीच में है ना, 100% क्यों नहीं होगा? जो सैंपल स्पेस है उसी की संभावना पूछ रहे हैं हम। अभी भी नहीं समझे? मेरे पास 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे 100 कार्ड्स हैं। मैं पूछूं कि बेटा क्या संभावना है कि जो मैं कार्ड उठा रहा हूँ वो 1 से 100 के बीच का है? आप कहोगे पूरी पूरी संभावना है, कार्ड्स 1 से 100 के बीच में ही है सारे ही। मैंने कहा चल एक हिंट देता हूँ। हिंट दे दिया, 60 से अबव है, अभी भी तो संभावना वही होगी। तो कई बार हिंट देना ना देना कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि संभावना हम पूरे सैंपल स्पेस की पूछ रहे हैं। अब आ गया। और एफ इवेंट तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है, 60 से बड़ा 70 से छोटा, तो इसकी क्या औकात है? वैसे अगर आप सर ऐसे ही पूछ लेते प्रोबेबिलिटी ऑफ एस में ऐसे ही बता देती वन। अब आप शर्त कुछ भी रखो, एफ वाली रखो, जी वाली रखो, 60 से छोटा है, इवन है, ऑड है, आप तो सवाल तो ये कर रहे हो कि 1 से 100 के बीच में आने की क्या संभावना है। ओके, तो पूरी पूरी संभावना है। मेरे पास मेरी क्लास मान लो 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैंने कहा क्या संभावना है इन 10 में से एक टॉप करेगा? तो 10 में से ही करेगा ना टॉप। तो पूरा सैंपल स्पेस काउंट कर लिया। अब मैंने आपको हिंट दिया, आपको हिंट देता हूँ, वो टॉप करने वाला एक लड़का है, तो क्या फर्क पड़ा इस हिंट का? वही 100% संभावना है कि इन बच्चों में से कोई टॉप करेगा। तो ऐसे इवेंट्स को कहते हैं एस ऑन एफ। ऐसे इवेंट्स को क्या कहते हैं? एस ऑन एफ। इसकी संभावना भी पूरी पूरी होती है। एफ ऑन एफ की संभावना भी पूरी पूरी, एस ऑन एफ। और इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करें तो ऊपर एस इंटरसेक्शन एफ। अब सैंपल स्पेस का किसी भी छोटे मोटे इवेंट से इंटरसेक्शन करें तो वो छोटा मोटा इवेंट आएगा। सैंपल स्पेस मतलब ये पूरा यूनिवर्सल सेट, इसमें मैंने ये एफ है, तो एफ क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो इसका और सैंपल स्पेस का इंटरसेक्शन तो ये छोटा इवेंट ही होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ही हो जाएगा, कट के ही क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। समझ गए? तो पहली प्रॉपर्टी में क्या समझे, एफ ऑन एफ और एस ऑन एफ दोनों का आंसर वन होता है। एफ ऑन एफ मतलब जो पूछ रहे हो बांडाफोड़ प्रॉपर्टी, जो पूछ रहे हो उसी का आपने उसी को हिंट के रूप में दे दिया, तो इसका आंसर वन है, 100% वो काम होना है। एस ऑन एफ मतलब, एस ऑन एफ का मतलब पूरा जो एक्शन होना है सब पूरे की संभावना पूछ ली, तो वो हिंट किसी काम का ही नहीं रहा। अननेसेसरी हिंट कह सकते हो आप इसको, अननेसेसरी हिंट है ये। तो कुछ भी हिंट दे लो आप, एफ रख लो, जी रख लो, एच रख लो, आई रख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस तो हमेशा वन ही होती है। हिंट दो तो भी वन होती है, नहीं दो तो भी वन होती है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये सेकेंड वाला जो प्रॉपर्टी है, इसको समझने के लिए क्लास 11th के ये दो रूल्स को पहले रिपीट करते हैं हम। मैं नीचे नीचे ले आता हूँ, पहले उन दोनों को पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। चाहो तो प्रॉपर्टी से पहले इसको लिख देना, फिर प्रॉपर्टीज लिखना शुरू करना। ये क्लास 11th के रूल्स हैं। हमने क्लास 11th में सीखा था कि ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स ऐड करो सेट थ्योरी से, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को घटा दो। इसी सेट थ्योरी से हमने प्रोबेबिलिटी की भी अप्रोच बनाई कि ए यूनियन बी नामक, इधर ये ए यूनियन बी सेट है, यहाँ पे ए यूनियन बी इवेंट है। प्रोबेबिलिटी की दुनिया में हम उसको इवेंट बोलेंगे, घटना, और वहां पे एक सेट है। तो ए यूनियन बी नामक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ए की प्रोबेबिलिटी निकालो, बी की निकालो, और ए इंटरसेक्शन बी भी कुछ इवेंट होता होगा जिसमें ये भी हो जाए और वो भी हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी को घटा दो। तो ये दोनों एक तरीके से रिवीजन है, समझाते हैं इसको, है ना। नंबर के केस में भी नंबर नंबर नंबर, और प्रोबेबिलिटी के केस में प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी। अब आओ आप उस वाले प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, दिखने में भयानक है, बाकी बहुत सरल है। ये क्या कहता है कि ए यूनियन बी नामक इवेंट की प्रोबेबिलिटी एफ के ऊपर, मतलब ऑन एफ, मतलब एफ तो हो चुका है, अब बताओ ए यूनियन बी इवेंट होगा या नहीं होगा? ए यूनियन बी इवेंट होगा या नहीं होगा? तो आंसर है, इसका आंसर है, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन एफ निकालो, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन एफ निकालो, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी ऑन एफ निकालो, और इसको जोड़ो, इसको घटाओ, ये इसका आंसर होगा। तो ये तो याद रखने की बात होगी, बहुत ही सरल सी बात है। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होती थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये तो क्लास 11 से सीखा था हमने, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तो होती ही थी। तो अब जब ऑन एफ लगा रहे हो तो ऑन एफ इस पे भी लगा दो, इस पे भी लगा दो, और इस पे भी लगा दो, जब टोटल पे लगा रहे हो तो। ठीक है, ये याद करने का तरीका। कोई पूछ ले इसका प्रूफ बताओ कि इसका आंसर यही होगा, तो अब क्या करेंगे हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला? अभी अभी सिखाया था। हाँ, इंटरसेक्शन।
हाँ, यही होता है। तो अब इस हिसाब से इधर फॉर्मूला लगाओ। तो ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन करूंगा एफ से ऊपर में, और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब आप क्लास 11 का एक डी मॉर्गन्स लॉ आया था, आपको याद हो, ए यूनियन बी का होल का इंटरसेक्शन एफ से कैसे होता है, ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ, ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी, ठीक है। अब आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ। इसका आंसर निकालने के लिए क्लास 11 की लॉजिक से याद करो, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते थे, इसकी जोड़ के इसकी, घटा के इनके इंटरसेक्शन की। तो इसकी, फिर इसकी जोड़नी है, और फिर घटानी क्या है, इन दोनों के इंटरसेक्शन की। तो ए इंटरसेक्शन एफ बी इंटरसेक्शन एफ, तीनों का दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो ए बी और एफ तीनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसमें ए और एफ के कॉमन एलिमेंट्स हैं, इसमें बी और एफ के कॉमन एलिमेंट्स हैं, उन कॉमन एलिमेंट्स और कॉमन एलिमेंट्स का भी कॉमन एलिमेंट्स निकालें तो ए एफ और बी तीनों के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, आएंगे। ओके, डिवाइडेड बाय वही प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ओके, अब अपन क्या कर देंगे, ये डिनोमिनेटर तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ऐसे 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 कर दिया मैंने नीचे डिस्ट्रीब्यूट। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद देखो क्या मिला मुझे, ये मिला, ये मिला, ये मिला। अब आप मुझे बताओ, इस चीज को आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन एफ कह सकते हो। ए इंटरसेक्शन एफ ऊपर आ रहा है, एफ नीचे आ रहा है। इसको आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन बाय नहीं, ऑन एफ, हमेशा बोलो भी सही। और इसको आप क्या कह सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी ऑन एफ। ए इंटरसेक्शन बी को एक पार्ट मान लो, इंटरसेक्शन एफ के साथ हो रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ऑन एफ। तभी तो हम इन तीनों का इंटरसेक्शन ऊपर करेंगे और नीचे एफ लगाएंगे, ठीक है। तो ये थ्योरम प्रूव हो गई या प्रॉपर्टी प्रूव हो गई सेकंड वाली। इसका प्रूफ भी आता है कई बार एक नंबर का, तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें इसी प्रॉपर्टी का एक स्पेशल केस है। आप खुद सोचो, अगर ये प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ऑन एफ केवल इतनी रह जाएगी। अब ये जीरो कब होगी, जब न्यूमरेटर जीरो होगा। और न्यूमरेटर जीरो कब होगा, जब ए इंटरसेक्शन बी और एफ, इनका इनमें कोई कॉमन एलिमेंट मिले ही ना, इनमें कोई कॉमन एलिमेंट मिले ही ना। तो देखो क्या कह रहा है, व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। सेट थ्योरी में हमने पढ़ा था कुछ सेट तो जॉइंट होते हैं, ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, और कुछ सेट्स डिसजॉइंट होते हैं, ये इधर ये इधर, ये अलग ये अलग, ये इनको कहते हैं डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब अलग अलग, न्यारे न्यारे, ठीक है। तो अगर ए और बी दोनों डिसजॉइंट है तो उनका इंटरसेक्शन जीरो होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी एक नल सेट आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो होंगे। ये बात कहूँ या ये बात कहूँ, एक ही बात है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ तो एक न्यूमेरिक नंबर दे दिया, इसमें सेट को सेट से इक्वेट कर दिया, नल सेट से या फाइ से, है ना। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो अब आप लगाओ वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ऑन एफ। तो आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन एफ, अभी आपने क्या किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन एफ, और माइनस क्या करते थे, नहीं करते क्या थे, ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन, एक मिनट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन एफ बी ऑन एफ, हाँ ए इंटरसेक्शन बी ऑन एफ, यही करते थे, सही बात है। तो ए इंटरसेक्शन बी तो जीरो आ गया ना, ये तो नल सेट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कुछ भी रहती हो, जीरो से ऊपर न्यूमरेटर जीरो आ गया तो नीचे कुछ भी रहता हो क्या ही फर्क पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो आंसर केवल इतना रह जाएगा। तो अगर आपको ऑलरेडी, सर हमको कैसे पता चलेगा कि डिसजॉइंट है, आपको कहीं ना कहीं से हिंट मिलेंगे कि ए और बी डिसजॉइंट है, या ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके के अगर आपको हिंट्स मिल जाए तो ये स्पेशल केस में ये वाली प्रॉपर्टी छोटी हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ओके, ये सेकंड प्रॉपर्टी कवर हुई। थर्ड एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, ई डैश ऑन एफ। अब डैश का मतलब क्या होता है, नहीं होना, उस इवेंट का नहीं होना। आपको कोई हिंट दे दे और किसी दूसरे इवेंट के नहीं होने की संभावना पूछे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि सृष्टि टॉप 10 में आने की संभावना, इसने कह दिया 90%। मैंने शर्त रख दी कि पेपर डिफिकल्ट आएगा, अब टॉप 10 में आने की, नहीं आने की संभावना बता। आने की पूछता तो ई ऑन एफ था, नहीं आने की संभावना ई डैश ऑन एफ। ये कैसे निकालेंगे हम, ई ऑन एफ की संभावना को 1 से घटा के। ई ऑन एफ की संभावना निकालनी आती है ना, उसको 1 से घटाकर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश एफ ऑन एफ निकालना है, तो डैश को तो भूल जाओ, ई ऑन एफ बचा, इस पूरी संभावना को 1 में से घटाना पड़ेगा। ओके, अब ये इसका प्रूफ, इसका प्रूफ देखें हम। देखो, सैंपल स्पेस की संभावना हमको पता है 1 होती है, अभी अभी हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 से प्रूव किया है, एस ऑन एफ 1 होती है। अच्छा, सैंपल स्पेस को मैं ई यूनियन ई डैश लिख सकता हूं। देखो, ये यूनियन, ये एक यूनिवर्सल सेट है, और एक इसका अंदर का सेट ई बना दिया मैंने। तो ये अंदर वाला हिस्सा ई है,
बाहर वाला हिस्सा ई नॉट है। इन दोनों को मिला दूं तो वापस सैंपल स्पेस बन जाएगा, इन दोनों का यूनियन कर दूं तो वापस सैंपल स्पेस बन, तो सैंपल स्पेस को मैंने ऐसे तोड़ दिया, ई यूनियन ई डैश, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी अपन ने सेकंड प्रॉपर्टी में क्या सीखा, अब ई यूनियन ई डैश ऑन एफ कैसे निकालेंगे, ई ऑन एफ प्लस ई डैश ऑन एफ माइनस ई इंटरसेक्शन ई डैश। तो ई और ई डैश का इंटरसेक्शन तो नल सेट होगा, होगा ना भाई। अभी इसमें ई यानी अंदर वाला, ई डैश बाहर वाला, उसमें क्या कॉमन आएगा, कुछ कॉमन नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो वो तो जीरो हो गया। तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी लग गई एज इट इज, ई ऑन एफ और ई डैश एफ ऑन एफ। तो यानी कि ई बाय एफ की, ई ऑन एफ की प्रोबेबिलिटी और ई डैश ऑन एफ की प्रोबेबिलिटी का सम 1 है, तो आपको अगर इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। इधर देखो लिखा भी है, क्योंकि ई डैश, ई और ई डैश का इंटरसेक्शन तो हमेशा ही 5 होगा, ई कैसा भी सेट रहता हो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3, 1 में से घटा दूंगा मैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, आप चाहो तो लास्ट में लिख देना प्रॉपर्टीज से पहले, लेकिन आई विल सजेस्ट कि प्रॉपर्टीज से पहले लिखना, क्योंकि इनका रोल है इसमें, इन प्रॉपर्टीज में। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज तक का काम यहाँ पे खत्म होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम यहाँ से एक्सरसाइज पूरी कर सकते हैं जितने भी क्वेश्चन है। ओके, फटाफट जाते जाते प्रॉपर्टीज को रिवाइज करो। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, एफ ऑन एफ एस ऑन एफ दोनों की प्रोबेबिलिटी 100% 1, 100% 1। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी ए यूनियन बी ऑन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ऑन एफ कैसे निकालते हैं, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑन एफ। ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी, इसका स्पेशल केस क्या है कि अगर ए और बी डिसजॉइंट है तो फिर माइनस वाला काम मत करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन एफ कर देना। हाँ, थर्ड प्रॉपर्टी ई डैश ऑन एफ, ई ऑन एफ नहीं, ई डैश ऑन एफ, वो कैसे निकालते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ। अब मान लो किसी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ भी पूछी है और ई डैश ऑन एफ भी पूछी है, तो आप पहले ई ऑन एफ निकाल लो और फिर ई डैश ऑन एफ निकालने के लिए 1 में से उसको माइनस करके दे दो। ठीक है, ओके। देखो ये पहली प्रॉपर्टी, एस ऑन एफ ऑन एफ दोनों 1। ये दूसरी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देखो दो ब्रैकेट्स लगाने चाहिए, हमने नहीं लगाए, आप जरूर लगाना। देखो ए यूनियन बी, ये ब्रैकेट तो इसलिए लगाए क्योंकि ए यूनियन बी किया है, और ये ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि पी प्रोबेबिलिटी के लिए पी लगाया ना अपन ने, तो इसलिए ये दो ब्रैकेट लगेंगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पर और यहाँ पर, ये आप लगाना। तो प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, ई डैश ऑन एफ, ई डैश ऑन एफ कैसे निकलेगी, 1 माइनस ई ऑन एफ। इसके अलावा शायद ही कुछ बचता है, नहीं है। सो दैट इज इट, वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज इन टुमारोज क्लास। एक्सरसाइज नंबर 13.1 कल स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड